लेकिन हो क्या रहा है इस समय कि बहुत ही गैर कानूनी तरीके से, अनैतिक तरीके से उन पर भी पूरी तरह नियंत्रण कर लिया गया है। और मीडिया का तो अब कहना ही क्या है। चतुर्थ स्तंभ के नाम पर जो हमारे देश की मीडिया, कथित तौर पर जो मुख्य धारा मीडिया जिसको कहा जाता है, उस मीडिया ने अपने आप को इस तरह सत्ता के सामने सरेंडर किया हुआ है कि सत्ता का गुणगान वो 24 घंटा करती रहती है। और बीजेपी और जो सरकार है उसके चुनाव जीतने का सबसे बड़ा कारण ही यही है कि वो मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और कैसे, कितना चालाकी से आपके सामने माहौल बनाया जाता है और बीजेपी के पक्ष में माहौल, उनके एजेंडे को आपके पक्ष में किया जाता है, सरकार के एजेंडे को आपके सामने रखा जाता है। रोज शाम को चुनाव जब नज़दीक आएगा तो एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल के नाम पर माहौल बनाया जाता है, सर्वे के नाम पर माहौल बनाया जाता है एक पार्टी विशेष का। या जब शाम के टाइम जो प्राइम टाइम कराया जा रहा है, जो बहस होती है, उन बहस का आप मुद्दे देखिए, उन बहसों के आप विषय देखिए, उनमें बैठने वाले लोगों का जो अपनी बात रखते हैं, जो 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 तर्क रखते हैं। और जब आप देखेंगे और जब आप वास्तविक जो समस्या है देश की उसका जब चिंतन करेंगे तो आप दोनों में बहुत ज़्यादा भिन्नता पाएंगे कि जो असली समस्या है उस पर कोई बात नहीं होती है। बात होती किन पर है? बात ऐसी जगह, ऐसी चीज़ों पर होगी कि जैसे कोई धार्मिक मुद्दा उठा लिया गया और उसी पर बहस होना शुरू हो जाएगी ताकि समाज का माहौल बिगड़ जाए। और बिगड़ जाए तो बिगड़ने से ध्रुवीकरण होगा। हिंदू मुसलमान जब आपस में लड़ेंगे तो ध्रुवीकरण होगा। जो ध्रुवीकरण होगा तो आज़ादी से लेकर आज तक ध्रुवीकरण का फायदा किस पार्टी को मिला ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। और होता क्या है कि जब वो पार्टी सरकार में आ जाती है, जैसा हम अभी पहले बता रहे थे, वो जनता के ऊपर ही आक्रमण कर देती है। आजकल आक्रमण बुलडोजर से शुरू हो गया है। कितना शौक से, कितना चिल्ला करके वो लोग कहते हैं कि हम घर गिरा देंगे आपका। सोचिए एक घर बनने में कितना समय लगता होगा। किसी का सपना होता है घर बनाना, और उनका किसी का सपना उजाड़ने में 1 मिनट लगता है। किसी का घर तो कभी नहीं बनाए होंगे, लेकिन किसी का घर गिराने में। तो ऐसे आतताई लोग, ऐसे जिनको कोई दर्द नहीं है, निर्दयी लोग, निर्दयी सत्ता जिसको हम देख भी रहे हैं लोगों के बीच चल करके। और आप भी जब इस यात्रा में चलोगे तो आप पाओगे इस चीज़ को कि सरकार में वो लोग भले ही हैं, सिर्फ और सिर्फ सरकार में है, जनता में आज भी जनता उनसे बहुत निराश है। जनता में वो प्रचार के दम पर बने हुए हैं, जनता में वो ज़बरदस्ती बने हुए हैं शासन और प्रशासन के दम पर। बाकी उनका कोई जनता के बीच, जनता अभी भी लोगों के विपक्ष के साथ है, समाजवादियों के साथ है, वो उनके साथ नहीं है जिस तरह से उन लोगों ने जो उनकी नीतियाँ रही हैं। तो यही सब चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं। हम लोग को मूलभूत चीज़ों को लेकर के चलना है, छात्रों नौजवानों की बात को लेकर के चलना है, सामाजिक न्याय की बात को लेकर के चलना है, इस देश के संविधान को, लोकतंत्र को बचाना है। इन सारी चीज़ों, क्योंकि सब कुछ पे संकट आ गया है, हर एक चीज़ पे संकट आ गया और ये सरकार सुधरने का कोई नाम नहीं लेती है। जब आई तो उन्होंने टैक्स इतने ज़्यादा बढ़ा दिए, सारे टैक्स, रेलवे से लेकर के हर एक जगह पर इतना ज़्यादा महंगाई बढ़ाई, इतने ज़्यादा किराया बढ़ाए, और उसके बाद नोटबंदी किया इन्होंने बिना बताए। वो ऐसा फैसला था जिसने इस देश की रफ्तार को, अर्थव्यवस्था की रफ्तार को रोकने का काम किया। उसके बाद सीएए आंदोलन हुआ, जिस तरह से नागरिकता कानून ये लोग लाए लोगों को, समाज को आपस में लड़ाने के लिए। उसके बाद किसान आंदोलन में देखा आप लोगों ने किस तरह से किसानों के खिलाफ ये निर्णय लेने जा रहे थे कि आपकी खेती ही ठेके पर देने जा रहे थे। आपको जो न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है उस समर्थन मूल्य को ही खत्म करने जा रहे थे। उसके बाद किसानों के आंदोलन के बाद किसानों ने लड़ करके अपने आंदोलन में जीत प्राप्त किया, तो उससे पीछे तो हट गए, लेकिन उनकी मंशा अभी भी ठीक नहीं है। उसके बाद देखिए अग्निपथ योजना ले आए हैं नौजवानों को मारने के लिए। 4 साल की नौकरी आपको दे रहे हैं। पूछिए एक एक फौज में तैयारी करने वाले लड़के से कि क्या वो इस निर्णय से खुश है। वो हताश और निराश है। जब वो प्रदर्शन करने निकला तो उसको उपद्रवी घोषित करवा दिया। न सिर्फ सरकार ने बोला बल्कि सरकार से जुड़ी हुई मीडिया ने भी उसको बदनाम करने का काम किया। तो ये सारा चीज़, इतना सब कुछ देखने के बाद अगर आप घर में बैठ करके शांति से विचार करें कि नहीं कल को सब ठीक हो जाएगा, कल को सब ठीक हो जाएगा, ये अगर आप सोच करके चल रहे हैं तो अब नहीं ठीक होने वाला। ये आपको ऐसे ही करके आपका दमन करेगी सरकार। तो इसलिए इस दमन को रोकने के लिए हम लोगों ने आह्वान किया है कि अब हम और नहीं सहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं सह सकते। अब हम इनके खिलाफ अपना लड़ाई करेंगे, बिगुल फूकेंगे, अपनी बात रखेंगे, जनता को जाकर के समझाएंगे, संविधान का महत्व बताएंगे, उन्हें लोकतंत्र का महत्व बताएंगे, समाजवाद का महत्व बताएंगे, और कैसे सरकारी संसाधन और जो पब्लिक प्रॉपर्टी है वो हमारे देश के लिए लाभदायक है, वो निजीकरण कितना ज़्यादा हमारे लिए हानिकारक है, हमारे आरक्षण को भी कितना ज़्यादा हानिकारक है। और न सिर्फ वो हमारे लोहिया और अम्बेडकर के सपने को ध्वस्त करता है बल्कि इस आज़ादी के मूल्यों को खत्म करने की बात करता है।
इसलिए इन सारी चीज़ों को लेकर के, एक दो चीज़ नहीं, तमाम चीज़ों को लेकर के हम लोग लोगों के बीच जाएंगे और उनसे समर्थन मांगने की बात करेंगे। आज आप लोगों के बीच आए, आप लोगों ने भारी संख्या में समर्थन हम लोगों को दिया है, बड़ी संख्या में हमको अपना आशीर्वाद दिया है। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे और आपको धन्यवाद देते हैं और आपको बधाई देते हैं कि आप ऐसे ही संघर्ष करते रहिए। यही संघर्ष हम लोग किए थे। बस एक बात आखिरी में अपनी बात कहकर हम खत्म करेंगे कि हम लोग भी जब संघर्ष कर रहे थे, क्योंकि एक चीज़ हमने सीखा इधर, जो अपनी जब से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हमारे 2005 में, जब हम 5 में आए थे 2000, तो इसी गेट से हमने भी एंट्री की थी। उस समय जब यहाँ से हम लोग गए तो ये होता था कि रुका कहाँ जाए, कोई जानने वाला नहीं था, कोई पहचानने वाला नहीं था। तो यहाँ से वहाँ तक ऐसे चले जाते थे, हर तरफ से छात्र नौजवान आते हुए जाते हुए ऐसे ही दिखते थे, कोई जानने वाला नहीं था। यहाँ पर नारेबाजी होती थी। हमारे आदरणीय जिया कुनल रिजवी सर यहाँ पर हैं, इनके भाषण सुन करके इन्होंने ही हमें विज्ञप्ति लिखना, इन्होंने ही हमें विज्ञप्ति कैसे पहुँचाई जाती है, कैसे प्रदर्शन किया जाता है, कैसे पुतला फूंका जाता है, ये सब कुछ अगर हम सीखें, हम दावे के साथ इसको किसी भी मंच पर कह सकते हैं। तो आदरणीय जिया कुनल रिजवी सर यहाँ पर बैठे हैं। यहाँ तक कि हमारा इनरोलमेंट कराने वाले भी जिया कुनल रिजवी सर हैं। तो हम लोग यहाँ जब यहाँ रुकते थे, हम देखते थे कैसे लोग नारे लगाते हैं, कैसे अपनी बात रखते हैं, कैसे मुद्दों को टेकअप करते हैं और कैसे मीडिया में अपनी बात रखते हैं। तो वो उस समय जो भी बात रही, उस समय भी ऐसी सरकार थी जो आपकी बात को आसानी से नहीं मानती थी। लेकिन जब आप लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन चलाते रहते हो तो सरकारें मानने को विवश हो जाती है। और हम लोगों ने भी 7 साल 2005 से लेके 2012 तक लगातार आंदोलन, एक ही काम हम लोग का होता था कि आते थे, वहाँ पर बैठते थे, कभी वहाँ बैठ गए, कभी यहाँ बैठ गए, धरना देते रहते थे। एकदम नाउम्मीदी का दौर था। ऐसा नहीं लगता था कि शासन चुनाव हम लोग का कभी बहाल हो पाएगा। बहुत सारे लोग बहुत बातें भी कहते थे कि अरे कहाँ 4-5 लोग 10 लोग बैठे रहते हैं, जब मर्जी तब पुतला फूंकते हैं, जब मर्जी तब अपना कुछ, और शाम को लाई चना खा करके तो अपने अपने घर चले जाते हैं, सुबह आते हैं, फिर वही काम शुरू करते हैं। तो ऐसे मजाक उड़ाने वाले भी बहुत सारे लोग रहते हैं। लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति जब आपकी रहेगी, जब आप में मजबूत अंदर से आप बने रहेंगे, और जब आपको दिखाई देगा कि हाँ ये जो लोग जो सोच रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं, उनमें बहुत बड़ा अंतर है, जब इस चीज़ को आप लेकर के चलेंगे तो आप अपने लक्ष्य पे कामयाब हो जाएंगे और एक न एक दिन शासन को बहाल करा लेंगे। हमें जो कष्ट मिला, हम लोगों को जो दर्द हुआ, चाहे गुड्डू सर यहाँ पर है, विवेकानंद पाठक जी और उस समय के जितने भी छात्र नेता लोग थे, हम लोग जब शासन को हम लोगों ने लड़ते लड़ते, हम लोगों को पता भी नहीं कि बहाल है, क्योंकि हम लोग जेल में थे। जब जेल से 25 दिन बाद हम लोग बाहर निकले, 22 दिसंबर 2011 था जिस दिन जेल से हम लोग बाहर आए। लंबी लड़ाई के बाद जेल से जैसे ही हम लोग बाहर आए तो हम लोग को सिर्फ इस बात की खुशी थी कि 2 डिग्री टेम्परेचर में हम लोग जेल में थे, तो बहुत ज़्यादा सर्दियाँ थी उस समय, तो कम से कम इससे निजात मिल सके हम लोग को, इससे बाहर चला गया। जब जेल से जब हम लोग की जमानत हुई तो हम लोग को इस बात की खुशी थी कि चलो कम से कम जमानत हो गई, या बाहर निकला जाए और थोड़ा खुली हवा में रहा जाएगा। जब बाहर निकले तो वहाँ मीडिया का इतना बड़ा घेरा था, तमाम प्रशासन के लोग, हमारे विश्वविद्यालय से तकरीबन 500 से ज़्यादा संख्या में वहाँ पर छात्र नौजवान तक खूब शोर शराबा वहाँ पर हो रहा था। तो हम लोग को लगा कि हम लोग ऐसा क्या कर दिए, हर बार तो जेल आते थे 25-50 लोग आते थे, हम लोग को लेकर रिसीव करके जाते थे, इस बार तो बहुत ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। बात क्या है, क्योंकि बाहर के लोगों को सब पता था कि क्या हो गया है, हम लोगों को अंदर कुछ नहीं पता था कि क्या हुआ। जैसे ही गेट से हम लोग सारे लोग बाहर आए, लोगों ने हम लोगों को उठा लिया, उठा के हम लोगों के पक्ष में नारे लगाने लगे, हम लोगों को मतलब नायकों की तरह हम लोगों का स्वागत किया। हम लोगों को उसके बाद कंधे को उठाते समय बताया कि शासन बहाल हो चुका है, शासन की घोषणा हो चुकी है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शासन, हम लोग को सहसा यकीन नहीं हो रहा था, विश्वास नहीं हो रहा था कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का शासन, क्योंकि जो हम लोग नारा लगाते आए, जो हम आते हैं तो सबसे पहले ये पर्चा जो आप लोग थमा देते हो कि छात्र संघ बहाल करो, ये 7 साल तक हम लोग को याद हो गया था कि शासन बहाल करो, शासन बहाल हो गया है, ये नहीं है, ये खबर हम लोगों को मिल रही थी। तो तमाम मीडिया वालों ने बताया और स्वयं मानव संसाधन विकास मंत्रालय की से जो विज्ञप्ति इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जारी हुई थी कि 22 दिसंबर से लेकर के 22 जनवरी 2012 के बीच में शासन चुनाव करा लिए जाएंगे, 1 महीने के भीतर। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को वहाँ पर तलब किया गया था HRD मिनिस्ट्री में, और HRD से विज्ञप्ति जारी हुई थी, यहाँ से नहीं जारी हुई थी। जो आप लड़ते हो ना, तो इसकी आवाज़ जब आप इस तरह से मजबूती से लड़ोगे तो विश्वविद्यालय नहीं हिलता है, दिल्ली हिलती है। और दिल्ली से ये विज्ञप्ति आई थी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अगले 1 महीने के भीतर शासन के चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। हम लोग खुशी खुशी बाहर आए, बाहर आके, और सही बताएं तो उस दिन का हमको एक एक दिन याद है। इसी शासन भवन पर हम लोग थे, खुशियाँ मनाने तक का पैसा हम लोग के पास नहीं था। हम लोग
हमारे प्रोफेसर राजा राम सर थे, बुलाया उन्होंने हमें कि हम नहीं जानते थे सर को, उन्होंने बुलाया हमें, हम गए थे अखिलेश गुप्ता सर के साथ, अपने आवास पर उन्होंने बुलाया और उन्होंने बुलाने के बाद सम्मानित किया, कहा कि हम सम्मानित करना चाह रहे हैं आप लोगों को कि आप लोग इतनी बड़ी लड़ाई लड़े हो और ये आज शासन आपका बहाल हुआ है, आप लोग वास्तव में बधाई के पात्र हो, शाबाशी देने के पात्र हो। मैं आपका ये प्रोफेसर हूँ, आप हमारे आवास पर आ जाओ, हम बधाई देना चाह रहे हैं। तो हम कुल्लू सर से गए, हम तो गए चलिए चलते हैं, हो के आते हैं। हम लोग बाइक से गए, अपनी गाड़ी खड़ी करके सर के आवास पर गए। सर वहाँ पर शॉल ले करके हम दोनों लोगों को पहनाया उन्होंने और शाबाशी दिया, और शाबाशी देने के बाद 2000 रुपये दिया, 2500 रुपये। और वो पैसा लेकर के हमको यहाँ पर आए, तब जाके ढोल नगाड़ा और पटाखे आए। तो आप लोग ऐसे भरोसा करिए, आप आंदोलन में जरूर सफल हो। और 1 महीना बीत गया, लेकिन साजिशों का दौर नहीं खत्म हुआ। विश्वविद्यालय प्रशासन को ये पता था कि ये वही लड़के हैं जिन्होंने 7 साल हमसे लड़ाई लड़ करके हमको घसीट करके दिल्ली ले गए और दिल्ली से ये छात्र संघ बहाल कराए हैं। दिल्ली सरकार को हिला करके इन लोगों ने छात्र संघ बहाल कराया है, इसलिए इनको कामयाब नहीं होने देना है, इन्हें छात्र संघ चुनाव नहीं लड़ने देना है। 1 महीना बीत गया, वहाँ दिल्ली में कह के आया कि चुनाव कराएंगे। हम लोग पूरी तैयारी कर रहे थे, हमारे साथ विवेकानंद पाठक भाई थे, वो भी तैयारी कर रहे थे। हम लोग आपस में बात करते थे कि यार संघर्ष हम लोग साथ में किए हैं तो साथ में चुनाव लड़ लेंगे, हम लोग की फ्रेंडली फाइट हो जाएगी, जो जीतेगा उसको हम लोग स्वीकार कर लेंगे, जिसके साथ सभी विश्वविद्यालय के छात्र आ जाएंगे, सब मान लिया जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग बहुत अच्छे माहौल में थे, अच्छे दोस्त बन गए थे आंदोलन करते करते। लेकिन इस विश्वविद्यालय प्रशासन ने किसी को महत्व नहीं दिया और बहुत ही निर्दयता से उस साल शासन चुनाव नहीं होने दिया। और उसकी वजह से नुकसान क्या हुआ कि 4 दिन बाद हमारी उम्र बीत गई। 26 जनवरी 2012 को हम ओवर एज हो गए। हम 2012 के बाद जो अगले सत्र में जो चुनाव होना था उस चुनाव में नहीं लड़ पाए। और उसी समय हमें ये लगा था कि ये जो बीत रहा है हमारे ऊपर, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पदाधिकारी होने का, सिर्फ पदाधिकारी होने का नहीं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का में छात्र संघ चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेने का, और भाग लेने का भी नहीं, ये जो आप लोग यहाँ पर तमाम छात्र बैठे हो, ये सिर्फ बैठे रहने का भी जो महत्व है ना इस छात्र संघ भवन पर, उतना किसी और चीज़ का नहीं है। तो हम लोग लड़ करके उस जगह पे पहुंच गए थे कि सिर्फ बैठे नहीं थे, सिर्फ चुनाव नहीं लड़ रहे थे, हम लोग जीतने हारने की पोजीशन में थे। अगर वहाँ पर थोड़ा सा एक क्लिक मिल गया होता तो हम लोग उस साल शासन के पदाधिकारी बन जाते, शासन चुनाव को लड़ने का भी मौका मिल गया होता तो देश दुनिया में अपनी एक पहचान हो जाती, प्रदेश में अपनी एक पहचान हो जाती। यही तो सपना होता है ना, आप सबका भी सपना यही होगा कि जब आप शासन बहाल करा लोगे तो कल को चुनाव लड़ोगे, तो चुनाव लड़ते समय आपको मौका मिलेगा, कोई इनमें से जीत जाएगा, कोई हारेगा, लेकिन फिर भी सारे लोग अपनी राजनीति में अपना भविष्य जो देख रहे हैं वो किसी न किसी विचारधारा के रास्ते आगे बढ़ेंगे। लेकिन षड्यंत्र के तहत, साजिश के तहत हम लोगों को लड़ाई से बाहर किया गया और उस समय ही हम लोगों के मन में था कि इसका जो दर्द है, इसकी जो चोट है वो हमको आजीवन सालती रहेगी। हमेशा इस बात का दर्द रहता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय चुनाव नहीं लड़ पाए। लेकिन आपको देखते हैं आंदोलन करते हुए, आपको जब लड़ते हुए देखते हैं तो हमको वही अपना दौर याद आता है कि हर हाल में हमारा बहाल होना चाहिए और हर हाथ में क्रांति की मशाल जलती रहनी चाहिए, क्रांति की मशाल कहीं नहीं रहनी चाहिए। इसलिए हाथ जोड़कर आप लोगों से निवेदन है कि इस आंदोलन को भी करिएगा। और ये जो लड़ाई हम लोग लड़ने जा रहे हैं, ये गांव, गरीब, किसान, नौजवान और हमारे आपके जैसे सभी नौजवानों की लड़ाई है। अगस्त क्रांति पद यात्रा जो अगस्त क्रांति दिवस पर हम लोग निकाल रहे हैं, देश बचाने और देश बनाने के नाम पर, ये समाजवादी आंदोलन का नारा है, देश बचाओ देश बनाओ। लोहिया जी से लेकर नेताजी इस आंदोलन को, इस नाम को लेकर के चलते थे और उसी नारे के साथ हम लोग लेकर के चल रहे हैं और इस देश को समाजवादी रास्ते पर लेके चलेंगे। इस देश को ऐसा देश बनाएंगे जहाँ पर सभी का सम्मान हो, जहाँ हिंदू मुसलमान के नाम पर लोग आपस में नहीं लड़ेंगे, जहाँ जात पात के नाम पर लोग आपस में नहीं लड़ेंगे, जहाँ पर किसी तरह की महंगाई नहीं होगी, गरीबी और अमीरी के बीच कोई इस तरह की खाई नहीं होगी, कोई गैर बराबरी नहीं होगी, किसी को अपमानित नहीं होना पड़ेगा, किसी को अपने अधिकार के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना मजबूत शासन तंत्र बनाएंगे, इतना मजबूत हम लोग इस देश को समाजवादी देश बनाएंगे कि हर एक व्यक्ति सम्मान के साथ समाज में अपने अधिकार के साथ जी सकेगा और इस देश की संपदाओं पर, इस देश के संसाधनों पर सबका बराबरी से हक रहेगा। यही सपना भगत सिंह का था, यही सपना लोहिया जी का था, अम्बेडकर का था, गांधी का था, आदरणीय नेताजी चौधरी चरण सिंह जी और कांशीराम जी से लेकर के हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का है। इस नारे को, इस सपने को हम लोग को साकार करना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का फिर से
क्रांतिकारी अभिवादन के साथ हम सभी का धन्यवाद देते हैं कि आपने इतना कम समय में, कम टाइम में इतने सारे लोग इकट्ठे हुए और हम लोगों का स्वागत, सम्मान और आदरणीय शहीद लाल पदमधर जी का माल्यार्पण किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हमने पहला आंदोलन अभिषेक यादव का देखा कि पदमधर के पास लाठी चार्ज में बहुत लाठी खाए थे, पदमधर के पास बहुत मार खाए थे लाठी। और उसी समय छात्र संघ बहाली के मुद्दे से लेकर अभिषेक यादव जेल आंदोलन किया, वहाँ जेल में रोड बहुत मार खाए, फिर वहाँ से आए और 2012 में छात्र संघ बहाल हुआ। हमने इनको बहुत देखा संघर्ष करते, बहुत देखा, इनका अनशन भी हमने देखा। इनके सब लोग पानी पीते थे अनशन में, पर अभिषेक यादव पानी नहीं पीते थे, नींबू पानी के सहारे रहते थे। हम सुबह 6 बजे चले जाते थे अभिषेक भैया लोग के पास, यहाँ पानी पिलाएं, नींबू डाल के पानी पिलाएं, इनके साथ हम रहते थे। छात्र संघ बहाल में अभिषेक भैया बहुत मदद किया। अब ये भी है कि छात्र संघ बहाल होना है तो अभिषेक भैया हमारी साइकिल की रैली निकालेंगे, उसी में छात्र संघ बहाल पैदल चलेंगे, पैदल चलेंगे, तभी मेरे छात्र संघ बहाल ये फिर अभिषेक यादव भैया कराएंगे। अब अभिषेक भैया तो फोटो लगी देखते हैं, ये सब बताइए ना कि देखिए हमारे में फोटो लगी है। बोलते रहिए हम लोग ले लेंगे। होगा ना नहीं कि पद यात्रा शुरू। मेरा अभिषेक भैया, अब अभिषेक भैया की मेरी दुकान में फोटो भी लगी हुई है, मेरे साथ भी फोटो हुई है, उनको चंदन लगा रहे थे हम जब छात्र संघ आए, जब राइटिंग की तो हम चंदन लगा रहे थे। आपकी फिर मैं चंदन लगाऊंगी तब मेरा अभिषेक भैया पहला यात्रा में जाएंगे बाबा हमारा।